इस्टेब्लिश किया था और बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी क्योंकि जस्ट कोविड का फर्स्ट वेव ओवर हुआ था 3-4 महीने के अंदर। और बहुत सारे पेरेंट्स ने, स्पेशली आसियाना के पेरेंट्स ने मेरे से कांटेक्ट किया था कि बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो एक या तो आप घर आके होम ट्यूशन दे दीजिए या फिर एक छोटा सा कोचिंग का शुरुआत कीजिए सो दैट बच्चों का जो लॉस हुआ है उसको कवर किया जा सके। तो बस यही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था क्योंकि उसके पहले आप जानते हैं मैं बोरिंग रोड के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रखा था। मैं इसी वजह से पेरेंट्स से मेरी जान पहचान थी। लेकिन कोविड के टाइम पर उन इंस्टीट्यूट्स ने भी वो डिलीवर नहीं कर पाया था जो उन्हें करना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने बस बिना किसी प्लान के 6 जनवरी को एक बहुत ही छोटा सा कैंपस था, आप में से कई सारे बच्चे वहाँ पढ़े हैं, और सेकेंड हैंड बेंच और सेकेंड हैंड पंखा लेके हमने वो शुरुआत किया था। उस टाइम पे जब पेरेंट्स आते थे एडमिशन के लिए और वो बोलते थे कि आपका ये फी है, बच्चों को यहाँ पढ़ाना है, जो नए पेरेंट्स होते थे, तो हम लोग का एक बहुत पॉपुलर सा वो लाइन था, हमेशा हम लोग यही कहते थे कि आपके बच्चे को हो सकता है कि टूटे हुए बेंच पर बैठना पड़े, लेकिन पढ़ाई ऐसा मिलेगा कि 5 साल बाद आप बच्चे का चेहरा देख के प्राउड फील करेंगे। और आज वो पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। तो ये 5 साल के जर्नी में हमने इतना ही अचीव किया है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज है। हमने जब नाम रिवॉल्यूशन रखा था तो कई सारे लोगों का ये कहना था कि आप कैसे अलग काम कर रहे हैं, ये क्रांति कैसे आएगी और क्या कुछ विजन है आपका, या फिर कैसे आप इसको साबित कर पाएंगे कि आप एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। तो एक्चुअली बहुत बहुत लंबा चौड़ा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन ये जरूर था जो हमारा पंच लाइन है, सेलिब्रेट योर लर्निंग। हमारे दिमाग में ये हमेशा से रहा है कि बच्चे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में पढ़ाई ना करें और बच्चों को पढ़ाई बोझ ना लगे, वो उसे सेलिब्रेट करें, वो उसे इंजॉय करें। इसके लिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज को करना शुरू किया और हमने अपने आप इतना समझ लो कि हमारे कैंपस में बच्चे डिसाइड करते हैं कि कब किसका क्लास लगेगा। 3 दिन पहले का याद होगा, आयुष मैसेज किया सर मंडे को एसएसटी लगा दीजिए, और लग गया मंडे को एसएसटी। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। कोई एक बच्चा बोल देता है कि 3 दिन बाद सर मेरा इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का क्लास लगा दीजिए, तो मैं अपना क्लास लगा के इंग्लिश का क्लास लगा देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ही इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कब किसका क्लास लगना चाहिए, टेस्ट किसका लगना चाहिए, टीचर्स कौन से पढ़ाएंगे उनको। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इनफैक्ट हम लोग जब टीचर्स का इंटरव्यू लेते हैं या फिर जब भी हम लोग टीचर्स से बातचीत करते हैं तो हमेशा हम लोग यही कहते हैं टीचर्स से कि जब तक बच्चे आपको पसंद कर रहे हैं और जब तक यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग माफी मांग लेंगे। यहाँ तक कि हम लोग ये एडमिशन के टाइम कहते हैं और स्ट्रांगली कमिटेड है इस बात को लेकर हम लोग कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ फिजिक्स भी बच्चे को समझ में नहीं आए तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोई और काम देखूंगा, आपके लिए फिजिक्स का कोई और टीचर आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, आप अगर यूपीएससी एनडीए की तैयारी करें तो वहां पे आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया जाता है कि अगर आप मेजर बनना चाहते हैं, अगर आप कर्नल बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई बाद में करना है, पहले आपके अंदर OLQ होना चाहिए। OLQ स्टैंड्स फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटी। आप ऑफिसर बाद में बनते हैं, पहले आपको ऑफिसर की तरह सोने आना चाहिए, ऑफिसर की तरह बात करने आना चाहिए, ऑफिसर की तरह सोचने आना चाहिए। हर एक क्वालिटी जो ऑफिसर के पास होता है वो आपके अंदर आना चाहिए, तब जाके आप एनडीए का एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। उसका उतना वो टफ है उनका जो स्क्रीनिंग है आफ्टर रिटन एग्जाम। यहाँ पर मैंने वो OLQ को TLQ किया है। हमने कोशिश किया है कि हर बच्चे के अंदर टॉपर्स लाइक क्वालिटी आ जाए और बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करे कि वो खुद को टॉपर समझे। इसके लिए हम लोगों ने ये किया कि हर हफ्ते हम लोग बहुत ही छोटे सिलेबस का टेस्ट लेते हैं। वीकली टेस्ट वो होता है और वो चैप्टर वाइज होता है। एक संडे पहले आपको पता चल जाता है कि किस चैप्टर का आपका टेस्ट होने वाला है और आपको की तैयारी कैसे करनी है। वो सब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। यहां तक कि पिछले 5 सालों में हमने हर एक हॉलीडेज में भी क्लासेस लगाने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं, हम लोग 7 डेज वर्किंग मोड में होते हैं, कोई हमारे लिए संडे नहीं होता है। इनफैक्ट दशहरा में भी हम लोग सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं इन सब में क्लासेस लगाते हैं। और अच्छी बात यह है कि बच्चे पढ़ने आते हैं। कई सारे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वो जो क्लासेस होती हैं उसको लेके बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। इनफैक्ट कई बार ये देखा गया कि जो बच्चे रेगुलर क्लासेस में उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैंने किया था इस बार 7th के बच्चों को हमने 10th का सिलेबस पढ़ाया था इस बार दशहरे में बुला के, और बच्चों ने बहुत इंटरेस्टिंगली उसे अटेंड किया। हम आपको बुला रहे हैं दशहरा में, ये बड़ी बात नहीं है, आप आ जा रहे हैं पढ़ने, ये बहुत बड़ी बात है।
एक्चुअली आपके अंदर एक आदत डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को जब आपको ऑल इंडिया एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी होगी, यूपीएससी हो, नीट हो, आईआईटी हो, क्लैट हो, कोई भी एग्जाम, तो आपको फेस्टिवल्स में भी पढ़ना होगा। तो वो डेवलपमेंट आपके अंदर अभी से लाया जा रहा है कि आप अभी से ये सीखें कि आप फेस्टिवल्स में भी सुबह पढ़ाई करें और शाम में आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करें या फिर आप मेला वेला घूमें। यहाँ तक कि मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी साल दशहरा का 7th का ही बच्चा है, वो यहाँ बैठा हुआ है। आपको पता है रामनगरी मोड़ के पंडाल को हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे शाम में होता हूँ। तो एक हमारा स्टूडेंट 7th क्लास का 9वीं के दिन ओम्स लॉ पढ़ा रहा था वहीं पे, तो वो जो खोमचा उमचा वाला होता है, चाट गोलगप्पा वाला, वहां पे वो किसी दूसरे स्टूडेंट, उससे थोड़े बड़े भैया टाइप के थे, और वो बताया कि आज सुबह हम ओम्स लॉ पढ़े हैं। तो वो 9th का बच्चा था, ओम्स लॉ पढ़ना है 10th में, सारे बच्चे जानते हैं, मैंने 7th वाले को पढ़ा दिया है। तो वो उसको समझा रहा था कि देखिए पढ़ाई लिखाई मन लगा के करने का चीज है, और अभी नहीं पढ़िएगा तो आगे दिक्कत हो जाएगा, जिंदगी कैसे निकलेगा आपका। और मैं जस्ट उसके पीछे में सुन रहा हूँ ये सब। मुझे लगा कि थोड़ी देर बाद वो बोलेगा कि रिवॉल्यूशन में पढ़े, तो मुझे पता नहीं बोला। वो बोला सेल्फ स्टडी कर रहे थे सुबह में हम, और ओम्स लॉ 10th क्लास के बुक से पढ़े हैं, आपको भी 10th का बुक पढ़ना चाहिए। और अगले दिन वो फिर आया, अगले दिन फिर से क्लास था आपका, अगले दिन आया, वो बोला सर ओम्स लॉ वाला फिर से थोड़ा बता दीजिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखते हैं। हम बोले क्यों, पंडाल वाले को बताना है। तो बोला नहीं सर, हम पढ़ रहे थे, हमको डाउट हो रहा था। तो सोचो आप कैसे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लर्निंग को, कैसे उन्हें मजा आने लग गया फिजिक्स पढ़ने में, कैसे वो छोटा छोटा चीज है लेकिन ये चेंजेस तो आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सबूत यही है, इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है, मैं हमेशा चैलेंज करता हूं अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि अगर बच्चों का केयर किया जाए, अगर उनको पर्सनल केयर दिया जाए, तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इतिहास रच सकते हैं। और आप उस रास्ते में हैं, आप उस जर्नी में हैं, हम बस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और जितना मेहनत आप करते हैं उससे ज्यादा मेहनत हम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बोल रहा था कि सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि आज हम लोग 5 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं, और कई सारे हमारे बच्चे 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। एक ऐसे दौर में जहाँ पे इतना सोशल मीडिया का क्रेज है, ये जेनजी जो है वो इतना फास्ट है, आप 10 सेकंड का रील देख के डिसाइड कर लेते हैं कि अभी आपको देखना ही है, स्क्रॉल करना है। आप 5 साल से अगर हमारे साथ है या हमारे टीम के साथ है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। और आप 5 साल से हमारे साथ अगर हैं तो मैं थैंकफुल हूँ आपका और आपके पेरेंट्स का। लेकिन उन सब के पीछे जो वजह है, मैं चाहूंगा आप सब उनके लिए जरूर ताली बजाएं। आपके टीचर्स जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप हर एक एक्स्ट्रा क्लास में आ रहे हैं, आप डाउट क्लास में आ रहे हैं, या पिछले 4-5 साल से अगर आप हमारे साथ बने हुए एक ऐसे दौर में जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस के भरमार हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग आपके घर पे पहुंचते हैं कि प्लीज हमारे यहाँ एडमिशन करा लीजिए, और आप वापस से रिवॉल्यूशन आ जाते हैं। उसके पीछे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो टीचर्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे टीचर्स। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे टीचर्स जब कैंपस में होते हैं मैं बहुत निश्चिंत रहता हूँ। कई बार धर्मेंद्र जी का फोन आता है कि सर आपका क्लास था, मैं वही पूछ लेता हूँ कि निशांत सर आए हैं, एसएसटी वाली मैम आई है, बाकी के टीचर्स आए हैं, मैं फिर से सो जाता हूँ क्योंकि ये लोग संभाल लेते हैं। तो मेरा बहुत स्ट्रेस मेरा कम हो जाता है अगर ये टीचर्स कैंपस में होते हैं। आप कभी इनको कॉल करके बोल दीजिए कि कल एक्स्ट्रा क्लास है, कल डाउट क्लास है, आपको पेपर तैयार करना है, आपको कॉपी करेक्शन करना है। इतना ज्यादा मेहनत आपको कहीं और कोई और टीचर नहीं करते हैं जितना हमारे यहाँ पे ये कैंपस में कर रहे हैं। और इनका भी एक सिंगल मोटिव यही है कि वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। तो आज जो आप ताली बजा रहे हैं इनके मेहनत के ऊपर, कल कुछ ऐसा कीजिए कि हम और ये टीचर्स आपके सक्सेस पर ताली बजा सके। की इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं आपको बता रहा था कि कोविड के फर्स्ट वेव के बाद हमने ये सेंटर शुरुआत किया था, और सेंटर जस्ट शुरू करने के जनवरी में हमने शुरू किया, फरवरी मार्च हमने क्लास, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हमने क्लास चलाया। अप्रैल से वापस से सेकेंड वेव आ गया था और लॉकडाउन हो चुका था, फिर से कोचिंग बंद करना पड़ा था, ऑनलाइन क्लासेस लगाना पड़ा था। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि स्कूल हो, कोचिंग हो, सब लोग को बस इस बात की चिंता होती है कि हम अपना क्वालिटी डिलीवर कर दें, हम अपना सर्विस दे दें। उससे बच्चे को कितना फायदा हो रहा है वो या बच्चा एक्चुअली बेनिफिटेड हो रहा है या नहीं, ये इससे बहुत कम मैंने देखा है लोगों को फर्क पड़ते हुए, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में बहुत अलग अलग जगह पे मैंने काम किया है। तो नॉर्मल तौर पर स्टूडेंट को एक कस्टमर के तौर पर देखा जाता है और बस सर्विसेज डिलीवर कर दी जाती हैं, उससे बच्चे को फायदा हुआ नहीं हुआ उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखा जाता है।
तो मैं बहुत परेशान था सेकेंड वेव के टाइम पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कितना इफेक्टिव है आप भी समझते हैं, और टेस्ट लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमने ये प्लान किया, हमने आपके पेरेंट्स को कॉल किया और पेरेंट्स से हमने टाइम लिया, और आपको पता होगा ये बात, हम आपके घर गए थे सेकेंड वेव के टाइम पे, और आपके बेडरूम में बैठ कर हमने आपका टेस्ट लिया है। वो सारे फोटोग्राफ्स हमारे वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोडेड हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था, अगेन फिर से टीचर्स का वहाँ पे रोल बहुत बढ़ जाता है। मान लीजिए क्लास 10th में उस टाइम पे हमारे पास 15 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो 15 स्टूडेंट्स वेयर देयर। तो 15 स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर हमें अलग अलग बनाना पड़ता था। आप इसको फील करके देखिए कि चैलेंजेस कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आप ऐसा समझो कि मान लो कि मैथ्स में रियल नंबर का टेस्ट लेना है 15 बच्चों का, तो क्लासरूम में तो आप टेस्ट ले लेते हैं, 15 स्टूडेंट्स आते हैं और आप उनका टेस्ट ले लेते हैं। लेकिन वहां पे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम था ना कि आप एक बच्चे के घर पे टेस्ट ले रहे हैं और उसके बाद हमारे स्टाफ बाइक से दूसरे बच्चे के घर जाते थे, वो मास्क वास्क प्रॉपर लगा के। तो जितने देर में वो बाइक से क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट लेके दूसरे बच्चे के घर जाएंगे, तब तक तो क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका होगा और बच्चा सॉल्व भी कर चुका होगा। तो हमारा पेपर ऐसे बनता था, क्वेश्चन पेपर फॉर आराध्या, क्वेश्चन पेपर फॉर नीतीश, क्वेश्चन पेपर, मतलब 15 बच्चों के लिए 15 क्वेश्चन पेपर बनता था। और फिर इसी ऑफिस में बैठ के टीचर्स पेपर करेक्शन करते थे और फिर वो सब्जेक्टिव टेस्ट का रिजल्ट हम आपके घर जाके पहुंचाते थे। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वेव के टाइम पर किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया है। बच्चों के घर जाना, उसके बेडरूम में बैठ के टेस्ट लेना, फिर वापस से पेपर लेके आना, फिर उसको करेक्ट करना और फिर बच्चों को वो रिटर्न करना। उस टाइम पे कई सारे लोगों ने हमें कहा कि ये क्या पागलपंथी आप कर रहे हैं, ऐसे ही कोरोना फैला हुआ है, बच्चों के घर जा रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा। उसका फायदा हमें दिखा जब अगस्त में स्कूल खुले और जब हमारे बच्चों ने सितंबर वाले टर्म 1 के एग्जाम दिया, हमारे सारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्कूल के टॉपर्स थे, क्योंकि सिर्फ वही पढ़ रहे थे। बाकी बच्चे तो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, वो पबजी जो भी करना है कर रहे थे, इंस्टा चला रहे थे। हमारे बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट उनके घर पर होगा ये सोच के पढ़ते थे। उस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा सा उनको बुरा भी लगता था, लेकिन उस दौर में हमने साबित किया कि हम सिर्फ सर्विस डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि हमारे अप्रोच से हमारे स्टूडेंट्स को कितना फायदा मिल रहा है। और वो फायदा मिला, और सिर्फ टॉप कर जाना एनफ नहीं होता है, उन बच्चों का जो नॉलेज था वो काफी इंप्रूव हुआ। आज भी हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। हम न सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि बच्चों का चैप्टर पे कमांड बने, बच्चों का सब्जेक्ट पर कमांड बने, हम इस बात पर भी फोकस करते हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर एक बेहतरीन एक इंसान का जो क्वालिटी होना चाहिए वो हो, उनका चरित्र बेहतर हो, उनके अंदर संस्कार युक्त शिक्षा उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर जाए। और जो लोग इसमें कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं उनको फिर हम लोग बुला के वार्निंग देते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के वार्निंग देते हैं। अगर उस लेवल तक वो कोऑपरेट कर ले तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग उन बच्चों को निकाल भी देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि कई सारे बच्चे हमारे यहाँ पे 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं, ये भी सच है कि कई सारे बच्चे आते हैं और 4-5 महीने भी नहीं टिक पाते हैं। क्योंकि जब वो आते हैं और देखते हैं कि ये आदमी हर संडे टेस्ट ले रहा है, मंडे को ग्रुप में रिजल्ट भेज दे रहा है, पेरेंट्स अगर नहीं सीन कर रहे हैं तो फिर पेरेंट्स को कॉल करके बता रहा है, और फिर मेरा काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन बैच में तो मैसेज जा रहा है ना कि हम लगातार फेल हो रहे हैं या फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो फिर वो उसमें एडेप्ट नहीं कर पाते, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो खुद से कोचिंग छोड़ देते हैं। दूसरा, कई बार कई सारे बच्चों को ये लगता है कि कोचिंग जाएंगे तो थोड़ा मस्ती होगा, थोड़ा दोस्त यार बनेंगे, थोड़ा लाइफ बढ़िया बनेगा, लाइफ बढ़िया कटेगा, तो वो सारा प्लेटफॉर्म हम नहीं दे पाते हैं। उसके लिए हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये हमसे उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए कि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए बने हैं। तो ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे या तो छोड़ देते हैं या फिर हमें निकालना पड़ता है, हालांकि हमारा ये पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी कैंपस का माहौल बेहतर रहे, जो पढ़ने आया है वो पढ़ सके, उसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतरीन माहौल दिया जाए और बच्चे बेहतरीन माहौल में पढ़ाई कर सके। मैं आपको ये भी बोल रहा था कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो आईआईटी मेडिकल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो क्लास 7th 8 से ही बच्चों को ये ट्रेन करना शुरू कर देते हैं कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। हम ये भी नहीं करते। तो इस मामले में भी रिवॉल्यूशन बिल्कुल अलग है और क्रांति लाने की तरफ आगे बढ़ रहा है।
हम बच्चों के अंदर ये कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट जगाया जाए और आगे बच्चा डिसाइड करे कि उसको ह्यूमैनिटीज में जाना है, कॉमर्स में जाना है या इंजीनियरिंग और मेडिकल डिवीजन में जाना है। हम कभी प्रेशर नहीं डाले इस बात पे कि आपको आईआईटी ही करना है या आपको मेडिकल ही करना है। जिनको करना है वो हमारे यहाँ पे 11th-12th में आते हैं, वो करते भी हैं। जिनको नहीं करना है वो किसी और सेक्टर में भी बेहतर कर जाते हैं। तो इस मामले में भी हम लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टाइम कम है हमारे पास। और आगे हमें अवार्ड देना है उन बच्चों को जो मिनिमम 3 इयर्स या उससे ज्यादा, मतलब 3 इयर्स, 4 इयर्स या 5 इयर्स से कंसिस्टेंटली हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कंसिस्टेंट रह के और डिसिप्लिन अप्रोच रख के कितने बेहतर ढंग से पढ़ाई किया जा सकता है। और मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट अवार्ड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये अवार्ड हम लोग 2026 में आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अब हर साल ये अवार्ड हम लोग दिया करेंगे। जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे 3 साल या उससे ज्यादा कंप्लीट करेंगे कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि बीच में 2 हफ्ते का क्लास उनका सस्पेंड किया गया है, उन बच्चों को नहीं दिया जाएगा। आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ने में चाहे जैसे भी रहे हो, आप सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि हर एक बच्चे का लेवल अलग होता है और हम लोग कभी किसी बच्चे को मार्क्स के आधार पर जज नहीं करते। मैं हमेशा क्लास में आपको कहता हूं कि हर बच्चा चैंपियन है। अगर आज कोई बच्चा फेल किया है या आज कोई बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं लाया है तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि उसका चैंपियनशिप अभी बाहर नहीं आया है, वो कभी ना कभी आ जाएगा। तो मार्क्स खराब आना हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर है। तो मैं एक एक करके बच्चों को बुलाऊंगा, आप यहाँ अवार्ड लेने आएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ से खड़े होकर शेयर करें कि पिछले 3 साल में या पिछले 4 साल में या पिछले 5 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया और आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच।